तो दोस्तों आज हो गया 28 नवंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से कृषि कानून वापसी और किसानों की अन्य मांगों पर चिंतन करने के फैसले के बाद भी किसान संगठन अभी भी नरम नहीं हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 29 नवंबर को संसद में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली नहीं की जाएगी, लेकिन बगैर एमएसपी के हम पीछे नहीं हटेंगे। 4 दिसंबर को फिर किसान बैठक करेंगे। आपको बता दें कि शनिवार को दिल्ली में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा कि किसानों ने बैठक के बाद ये फैसला लिया है कि संयुक्त किसान मोर्चा 29 नवंबर को संसद में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली नहीं करेगा। हालांकि किसानों ने चेतावनी दी है कि बगैर एमएसपी के मोर्चा वापस नहीं जाएगा। दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन देशों से आने वाली उड़ानें रोकने का आग्रह किया है जो नए कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन से प्रभावित है। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह करता हूं जहां कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है। बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उबर पाया है। हमें इस नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को देंगे स्कूटी और स्मार्टफोन। महोबा पहुंची प्रियंका गांधी ने किए वादे। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को महोबा में जनता से तमाम वादे करते हुए केंद्र और राज्य की सरकारों पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सरकारें कोई वादा पूरा नहीं कर सकी। असुरक्षा, महंगाई, गरीबी सब बढ़ती जा रही है। कांग्रेस सत्ता में आई तो ऐसे हालत नहीं होंगे। हम महिलाओं को 40% टिकट ही नहीं, उन्हें स्कूटी और स्मार्टफोन भी देंगे। आपको बता दें कि बुंदेलखंड के विकास के लिए स्थायी विकास बोर्ड बनाएंगे। इस पिछड़े क्षेत्र का विकास छत्तीसगढ़ की तरह करेंगे, ऐसा प्रियंका गांधी ने कहा है। चौथी बड़ी खबर, अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, बोले बेचने के लिए एयरपोर्ट बनवा रही है बीजेपी। जी आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकारी धन से एयरपोर्ट बेचने के लिए बनवा रही है। सरकार का समय खत्म हो गया, तब लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनवा रहे हैं। यहाँ कब लोगों को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। सपा सरकार बनी तो विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। भाजपा जातियों को लड़ाने वाली पार्टी है, जातियों में भेदभाव करते हैं। सपा सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना कराएंगे ताकि पिछड़ों को हक मिल सके। पांचवी बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि प्रदेश को ना बुआ और ना बबुआ की जरूरत है, प्रदेश को बाबा की जरूरत है। 2022 के चुनाव में प्रदेश की जनता इसके लिए मन भी बना चुकी है। उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता है, पिछली सरकारों की तरह हम उन पर लाठी गोली नहीं चला सकते हैं। हम अन्नदाताओं के सामने विनम्रता से नतमस्तक होते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि संसद सत्र के पहले दिन तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। छठी बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्ष गरीबी को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट पर लगातार हमलावर है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा करीब 52% गरीब लोग बिहार में रहते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट पर नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कौन सी नीति आयोग की रिपोर्ट मैंने देखी नहीं है, देख लेंगे तभी कोई कमेंट करेंगे। इस पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर इसका एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, माने बहुत ही भोले हैं, कहीं कुछ देखते कहाँ हैं। इतना अभिनय करने से पश्चात भी क्या इनके चेहरे के भाव से लगता है कि वो वास्तव में इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि जब ये खबर बासी हो जाएगी तो कौन पूछेगा। सातवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ है, यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। वाराणसी से यहाँ तक कार से आते समय सड़क में गड्ढे ही गड्ढे मिले हैं। बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि पढ़े लिखे नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। महंगाई चरम पर है, फिर भी योगी जी विकास की बात करते हैं। हम क्यों पूछ रहे रिजर्वेशन? अब आप लिख लो इसको या याद रखो, ताकि अगर कोई महल्ले में कोई कांग्रेसी, राष्ट्रवादी या सैनिक आया तो उसको बोला, ये बैठ जरा सुन, मेरी बर्बादी की दास्तान सुन और इसका जवाब दे। मेरे भाई, महाराष्ट्र में 11% मुसलमानों की आबादी। हमारे जर्नलिस्ट हजरात भी साथ है, हमारे से बड़ी मोहब्बत है उनको। हमसे भी मोहब्बत थी मालूम था, मगर हमारी गाड़ी से भी मोहब्बत हो गई। मुबारक हो, दूल्हे की गाड़ी जब आती है तो नाचते हैं लोग। महाराष्ट्र में कितने मुसलमान के पास ग्रेजुएट हैं? खाली 4% मुसलमान ग्रेजुएट हैं महाराष्ट्र में।
कितने हमारे हिंदू भाई हैं? 8.9%। माने ओवरऑल महाराष्ट्र में 8.7 ग्रेजुएट हैं, जिसमें से मुसलमान खाली 4.9 और हमारे हिंदू भाई 8.9। क्या ये आर्टिकल 15 और 16 को सेटिस्फाई नहीं करता कि हम इतने हमारे कम ग्रेजुएट हैं? और फिर इसके बाद आप देख लो ड्रॉप आउट रेट कितना है मुसलमानों का। ड्रॉप आउट रेट, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो मुसलमान प्राइमरी में, अगर 22% मुसलमान प्राइमरी स्कूल में है, मिडिल स्कूल में आते आते खाली 13% हो जाता। कितने? प्राइमरी में 22, तो मिडिल में आते आते 13 हो जाता, और वो मैट्रिक में आते आते खाली 12% हो जाता, और हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट में आते आते वो 7.1% हो जाता, और उसके बाद ग्रेजुएट खाली 4 होते। अब आप सोचो कि आपके घर में आपकी औलाद है, उसको आप प्राइमरी स्कूल में डाल दिए, अब तो को स्कूल खुल रहे हैं, यानी अगर 22% मुसलमान के बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं, तो मिडिल स्कूल में आते आते 13% हो जाता, मैट्रिक में आते आते 12% हो जाता, हाई इंटरमीडिएट में, हायर सेकेंडरी में आते आते 7% हो जाता, ग्रेजुएट होते होते 4% हो जाता। ये सबसे कम है, सबसे कम है। ये नहीं देंगे मेरे को रिजर्वेशन, मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे? क्या उनके मुस्तकबिल में नहीं है कि काबिल बने, पढ़े लिखे बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, MBA करे, MCA करे, गवर्नमेंट की नौकरी मिले? मगर नहीं, सेकुलरिज्म को तुमको जिंदा रखना है। तुम सेकुलरिज्म के गुलाम और कैदी बने हुए हो मुसलमानों। क्या मेरे मुकद्दर में यह लिखा है कि मैं सेकुलरिज्म के ट्रेन के स्टेशन पर हमेशा कूली बनकर इन जालिमों का बोझ उठाऊं? क्या तुम अपनी औलाद के मुस्तकबिल का बोझ नहीं उठाओगे? क्या तुम अपने बच्चों के लिए स्कूल नहीं मांगोगे? क्या तुम अपनी बच्चियों के लिए ग्रेजुएशन नहीं मांगोगे? तुम कब तक इन लोगों की गुलामी करोगे? और ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, पीठ पे इतने खंजर मारे गए मुसलमानों के कि पीठ पे कोई जगह बाकी नहीं है जहां पे तुम्हारा जख्म ना हो। इतना धोखा दिया गया, इससे खून खौलता है जब ये पढ़ता हूं मैं। तो मेरी जबान का अगर कोई कहता है कि ओवैसी की जबान कड़वी है, तो ये क्या है? फिर मैं घर में जाकर सो जाऊं कि मेरी कौम के बच्चों को स्कूल नहीं है? 22% से स्कूल में दाखिला और ग्रेजुएशन तक सिर्फ 4%। क्या गरीबी मेरा मुकद्दर बना दोगे? क्या गुर्बत मेरी जिंदगी में रहेगा और मेरी औलाद भी रहेगी गुर्बत में?